नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आपका इस खास और डीप वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आने वाले सालों में पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल नक्शा बदल देगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक हमें सिक्योरिटी देते हैं, बैंक हमारी सेविंग्स को सेफ रखते हैं, बैंक हमें लोन देते हैं और बैंकिंग सिस्टम ही असली इकोनॉमी की रीढ़ है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इतनी क्लियरिटी से नहीं सुना होगा। आज हम ये समझेंगे कि कैसे लेगेसी फाइनेंस यानी पुरानी बैंकिंग सिस्टम दरअसल सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंस्टीट्यूशनल इनइक्वालिटी यानी संस्थागत असमानता को बढ़ा रही थी। और कैसे यही सिस्टम अब धीरे धीरे ढहने वाला है और उसकी जगह लेने वाला है एक नया मॉडल, पाई नेटवर्क। तो भाई, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं दूंगा बल्कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करूंगा कि कैसे डॉलर हेगेमनी सीजन 2 आ सकता है और उसमें पायोनियर्स की क्या रोल होगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लेगेसी फाइनेंस हमेशा खुद को एक मासूम से कारण के पीछे छुपाता रहा। वो कारण था रिस्क मैनेजमेंट। बैंक कहते थे कि अगर किसी इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या उसका स्कोर लो है तो हम उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर किसी इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री शानदार है तो उसे सस्ते लोन देंगे। पहली नजर में ये लॉजिक सही लगता है। आप सोचोगे कि हाँ, रिस्क तो ज्यादा है लो क्रेडिट वाले कस्टमर में, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां छुपा है सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि मान लीजिए एक लो क्रेडिट वाला इंसान मेहनत करता है, टाइम से एमई भरता है, एक दिन की भी देरी नहीं करता, फिर भी बैंक उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कभी रिफंड नहीं करता। मतलब क्या हुआ? ये तो रिस्क कवर नहीं हुआ, ये तो सीधा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया बैंक के लिए। और दूसरी तरफ हाई क्रेडिट वाले अमीर लोग, जिनके पास पहले से ही पैसे और प्रॉपर्टी होती है, उन्हें बैंक सबसे सस्ते लोन देता है। नतीजा क्या हुआ? अमीर और अमीर होते गए और मिडिल क्लास या लो इनकम लोग हमेशा भारी ब्याज चुकाते हुए बैंक के लिए एक तरह के बलि के बकरे बनते रहे। यानी रिस्क मैनेजमेंट का नाम लेकर असल में एक रिडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। गरीबों और मध्यम वर्ग से अमीरों की जेब में पैसा ट्रांसफर हो रहा था, और ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था, ये जानबूझकर बनाया गया सिस्टम था। अब जरा सोचिए, बैंक आखिर हैं क्या? बैंक एक जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन है, यानी इनके मालिक शेयर होल्डर्स हैं जो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो जब बैंक जानबूझकर हाई क्रेडिट वाले अमीर लोगों को सस्ता पैसा देते हैं और लो क्रेडिट वाले गरीब लोगों से महंगा पैसा लेते हैं, तो ये सिर्फ नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये एक तरह से अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी यानी अपने शेयर होल्डर्स और ग्राहकों दोनों के प्रति जिम्मेदारी का उल्लंघन है। क्योंकि बैंक का असली काम रिस्क बैलेंस करना होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे इनइक्वालिटी बढ़ाने का टूल बना दिया। यहां सबसे बड़ा शब्द आता है सैक्रिफिशियल सपोर्टर्स, यानी वो आम लोग जो हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई और इंटरेस्ट में चुकाते रहे। इन लोगों ने कभी बैंक को धोखा नहीं दिया, टाइम से पेमेंट किया, फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का पैसा वापस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बैंक ने कभी ये नहीं माना कि अगर रिस्क मैनेजमेंट का बहाना था और रिस्क निकल ही नहीं रहा तो फालतू का चार्ज वापस करो। असल में ये पूरा सिस्टम अमीरों की दौलत को कई गुना बढ़ाने और आम लोगों को हमेशा कर्ज और ब्याज की जंजीर में बांधने का तरीका था। अब सवाल उठता है कि इस पूरे शोषण का अंत कैसे होगा? यहीं पर आता है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहां पर क्रेडिट स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर भरोसा बनता है आपके लेबर, आपके योगदान और आपके ट्रांजैक्शन डेटा से। मतलब कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप नेटवर्क में कितना एक्टिव हो और आपने कितना योगदान दिया है। यही असली ट्रस्ट फैक्टर है। यानी जो लोग पहले बैंकों के जाल में दबे रहते थे, वही अब पाई में एसेट होल्डर बनेंगे। और जिन अमीर लोगों का मॉडल सिर्फ सस्ते लोन लेकर और एसेट खरीदकर अमीर बनने का था, उनका पूरा मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में हो सकता है? क्या इतना बड़ा बदलाव आ सकता है?
तो समझ लो, ये बदलाव सिर्फ थ्योरी नहीं है। जैसे ही ब्लॉकचेन और पाई जैसे नेटवर्क मेनस्ट्रीम में आएंगे, लोगों को समझ आएगा कि उन्हें बैंक की जरूरत ही नहीं है। जब आप खुद अपने बैंक बन सकते हो, खुद एसेट होल्ड कर सकते हो, खुद ट्रांजैक्शन कर सकते हो और खुद ही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो, तो फिर बीच में बैंक की क्या जरूरत। यही है वो ट्रिगर जो लेगेसी फाइनेंस के पतन की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे बैंक रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर असल में एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, कैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग सैक्रिफिशियल सपोर्टर्स बने और कैसे पाई नेटवर्क इस पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकता है। हम बात करेंगे कि लेगेसी फाइनेंस के पतन के बाद नया मेनस्ट्रीम कैसे बनेगा और कैसे आम लोग खुद अपनी बैंकिंग पावर हासिल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो और तैयार रहो। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर लेगेसी फाइनेंस का तथाकथित मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा कैसे ढहने वाली है और उसकी जगह कौन लेगा। दोस्तों, लेगेसी फाइनेंस में एक खास क्लास बनाई गई थी। इस क्लास को कहते थे मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम कौन थे? वो लोग जिनका क्रेडिट स्कोर टॉप लेवल पर था, जिनके पास पहले से ही करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिन्हें बैंक लाखों और करोड़ों रुपए का लोन सस्ते इंटरेस्ट पर देता था। ये वही लोग थे जो दूसरों के मुकाबले कम ब्याज देकर, बार बार लोन लेकर और लगातार एसेट खरीदकर दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से अमीर होते चले गए। दूसरी तरफ ऑर्डिनरी लोग यानी आप और हम जैसे लोग, जिन्हें महंगे लोन और ऊंचे इंटरेस्ट में दबाया गया, वो लोग हमेशा इन्हीं एलिट्स को सपोर्ट करने के लिए सैक्रिफिशियल सपोर्टर्स बनकर खड़े रहे। अब जरा ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर पर। एलिट्स को सस्ता पैसा, जिससे वो और ज्यादा जमीन, जायदाद, कंपनियां और एसेट खरीद सकें। ऑर्डिनरी लोग, जिन्हें हमेशा महंगा पैसा, ताकि वो सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट चुकाते रहें। मतलब अमीर लोग बिना मेहनत किए सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के गेम से और अमीर बनते रहे, और गरीब मिडिल क्लास लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमेशा पीछे ही रह गए। ये था लेगेसी फाइनेंस का मेन स्ट्रीम, एक ऐसा क्लब जिसमें एंट्री सिर्फ अमीरों की थी और जिसमें ऑर्डिनरी लोगों की भूमिका सिर्फ गुलामी की थी। अब आता है पाई नेटवर्क। पाई ने इस पूरे गेम को रीसेट करने का फार्मूला बना दिया है। यहां पर कोई क्रेडिट स्कोर की कहानी नहीं है। यहां पर कोई बैंक आपको जज नहीं करेगा कि आप कितने भरोसेमंद हो। यहां पर भरोसा बनता है आपकी मेहनत, आपके नेटवर्क में योगदान और आपके ट्रांजैक्शन डेटा से। मतलब अगर आप पाई में एक्टिव हो, आप माइन कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रहे हो, तो आप खुद भरोसेमंद बनते हो। यानी पाई में ऑर्डिनरी लोग ही असली एसेट होल्डर बनेंगे। दोस्तों, पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार है इसका स्टेकिंग मॉडल। ऑर्डिनरी पायोनियर्स को यहां 20% सालाना का रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो अपने पाई को स्टेक करते हैं। अब सोचो, पहले आप एमी और ब्याज चुकाकर बैंकों को मोटा मुनाफा देते थे, लेकिन अब आप खुद बैंक हो और आपके स्टेक किए गए पाई से आपका एसेट हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। मतलब पहले आप दूसरों की दौलत बनाने वाले थे, अब आप खुद अपनी और अपने कम्युनिटी की दौलत बनाने वाले हो। अब जरा सोचो, जब ऑर्डिनरी लोग ही असली एसेट होल्डर बनेंगे, तो वो पुराने एलिट्स, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल सस्ते लोन और एसेट एक्यूमुलेशन पर टिका था, उनका क्या होगा? उनका मॉडल सीधा इम्प्लोड करेगा, क्योंकि जब सिस्टम ही बदल जाएगा तो उनका प्रिविलेज ही खत्म हो जाएगा। लेगेसी मेनस्ट्रीम का क्लब टूट जाएगा और उसकी जगह न्यू मेनस्ट्रीम आएगा, और ये न्यू मेनस्ट्रीम होगा ऑर्डिनरी पायोनियर्स का। तो भाई, नया मेनस्ट्रीम कैसा होगा? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले, एलिट्स इक्वल्स बैंक से सस्ते लोन एसेट खरीदना और अमीर होना। ऑर्डिनरी लोग इक्वल्स महंगे लोन ईएमआई और इंटरेस्ट हमेशा संघर्ष। अब पाई में ऑर्डिनरी लोग पाई अर्न करना, पाई स्टेक करना, हर साल 20% ग्रोथ पाना, धीरे धीरे खुद एसेट होल्डर बन जाना। मतलब अब एलिट्स का राज खत्म और आम जनता का राज शुरू। इस बदलाव का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंस तक सीमित नहीं रहेगा। जब आम लोगों के पास खुद की एसेट पावर होगी, तो समाज में इनइक्वालिटी भी कम होगी, क्योंकि अब पैसा और रिसोर्स
सिर्फ कुछ एलिट्स के पास कंसंट्रेट नहीं होगा, बल्कि पायोनियर्स यानी ऑर्डिनरी लोग पूरे सिस्टम का न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इस पार्ट में हम और डीप चलते हैं और समझते हैं कि जब ये लेगेसी सिस्टम ढहेगा तो उसके साथ क्या क्या बदलाव होंगे, मतलब ग्लोबल रीऑर्डरिंग का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एलीट्स की। ये वही लोग हैं जिनका पूरा बिजनेस मॉडल बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड प्रिविलेज पर खड़ा था। बैंक उन्हें सस्ते लोन देते थे ताकि वो बड़े बड़े एसेट खरीदें। उनकी एक एक प्रॉपर्टी, कंपनी या जमीन कई गुना वैल्यू में बदलती जाती थी। मतलब अमीरों की अमीरी बिना पसीना बहाए बस सिस्टम की वजह से बढ़ती रहती थी। लेकिन जब पाई नेटवर्क जैसे कंट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल आएंगे तो ये पूरा खेल उल्टा हो जाएगा। यहां कोई प्रिविलेज बेस्ड लोन नहीं होगा, यहां सबको बराबरी का ग्राउंड मिलेगा। तो भाई, एलिट्स का राज धीरे धीरे खत्म होगा। अब आते हैं बैंकों की तरफ। बैंक हमेशा एक नैरेटिव लेकर चलते रहे। हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हम इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं। लेकिन जब ये नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा तो बैंक अपनी असली पहचान खो देंगे। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट ही उनकी पहचान थी और पाई जैसे सिस्टम ने वो रिस्क एलिमिनेट कर दिया, तो फिर बैंक किस काम के? यानी बैंक शेयर होल्डर ड्रिवन कॉरपोरेशन बनकर बचे भी तो उनका कोई असली रोल नहीं बचेगा। लोग कहेंगे, जब मैं खुद अपनी बैंक बन सकता हूं तो मुझे बीच में इनकी जरूरत क्यों? अब सुनो असली ट्विस्ट। जब बैंक कमजोर पड़ेंगे तब एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पाई नेटवर्क जैसे कंट्रीब्यूशन बेस्ड इकोसिस्टम, जहां भरोसा बनेगा आपके काम से, आपकी मेहनत से और आपके नेटवर्क में योगदान से। मतलब अब कोई क्रेडिट स्कोर, कोई बैंक मैनेजर, कोई ब्याज का जाल नहीं होगा, बल्कि होगा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसमें हर पायोनियर को बराबरी का मौका मिलेगा। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, इंडिविजुअल्स का एम्पावरमेंट। भाई सोचो, जब आप खुद अपनी बैंक होगे, खुद अपने एसेट होल्डर होगे और खुद अपनी करेंसी इश्यूअर होगे, तो आपको किसी भी एलिट या बैंक की जरूरत क्यों होगी? पाई में ऑर्डिनरी पायोनियर्स खुद वर्कर्स भी होंगे, एसेट होल्डर्स भी होंगे और इश्यूअर्स भी होंगे। मतलब पूरा फाइनेंशियल पावर स्ट्रक्चर ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में शिफ्ट हो जाएगा। और यही असली ग्लोबल रीऑर्डरिंग है, जहां पैसा और पावर दोनों एलिट्स से निकलकर आम लोगों तक पहुंचेंगे। अब जरा इस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, फाइनेंशियल एलीट्स का पतन। उनकी प्रिविलेज बेस्ड एसेट एक्यूमुलेशन का मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। स्टेप 2, बैंक्स का आइडेंटिटी क्राइसिस। उनकी रिस्क मैनेजमेंट वाली कहानी एक्सपोज हो जाएगी। स्टेप 3, राइज ऑफ कंट्रीब्यूशन बेस्ड इकोसिस्टम्स, पाई नेटवर्क, और ऐसे ही मॉडल्स नए स्टैंडर्ड बन जाएंगे। स्टेप 4, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। हर पायोनियर खुद वर्कर, होल्डर और इशूअर बन जाएगा। ये 4 स्टेप्स मिलकर पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, ये एक सोशल और सिविलाइजेशनल बदलाव है। आज तक पावर हमेशा कुछ हाथों में सीमित रही, चाहे वो बैंकिंग एलिट्स हों, चाहे वो कॉरपोरेट्स। लेकिन आने वाले समय में ये पावर हर ऑर्डिनरी इंसान के पास होगी। और यही वो पल होगा जब इंस्टीट्यूशनल इनइक्वालिटी टूटकर एक नई फाइनेंशियल डेमोक्रेसी बनेगी। लेकिन अब हम एक और बड़े सवाल पर आते हैं। जब ये सब बदल रहा है तो अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा? क्योंकि भाई, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल गेम हमेशा डॉलर के इर्द गिर्द घूमता रहा है। तो अब अगर डॉलर को बचाना है तो क्या अमेरिका पाई नेटवर्क को अपने डॉलर हेजेमनी सीजन 2 का बैकबोन बना सकता है? सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर हेजेमनी सीजन 1 क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आया और डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। मतलब चाहे आप यूरोप में हो, एशिया में हो या अफ्रीका में, हर जगह ट्रेड और रिजर्व के लिए डॉलर चाहिए था। ये था डॉलर हेजेमनी सीजन 1। इससे अमेरिका को 2 बड़े फायदे हुए। पहला, दुनिया भर में उसकी करेंसी सबसे ताकतवर बनी। दूसरा, अमेरिका ने अपने कर और घाटे को भी दुनिया के कंधों पर डाल दिया। लेकिन अब भाई, सच्चाई ये है कि डॉलर क्राइसिस में है।
इन्फ्लेशन, ट्रिलियंस का डेट और दूसरे देशों का डॉलर से दूर जाने का ट्रेंड, ये सब मिलकर डॉलर की ताकत कम कर रहे हैं। रूस, चीन और कई देशों ने कहा है कि हम डॉलर पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहते। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स नए करेंसी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब डॉलर हेजेमनी सीजन 1 अब पहले जैसा नहीं बचा। यहीं आता है पाई नेटवर्क। अगर अमेरिका सच में डॉलर हेजेमनी को सीजन 2 में ले जाना चाहता है तो उसे एक नया, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली एक्सेप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाई नेटवर्क इस रोल में परफेक्ट बैठता है, क्योंकि पाई ना सिर्फ ब्लॉकचेन पर चलता है, बल्कि ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। इसमें ऑर्डिनरी पायोनियर्स की पावर है, ट्रांसपेरेंसी है और एक यूनिवर्सल ट्रस्ट फैक्टर है। अब सोचो, अगर डॉलर और पाई मिल जाते हैं तो क्या होगा? पहला, डॉलर की क्रेडिबिलिटी वापस आएगी, क्योंकि पाई एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन बेस्ट इकोसिस्टम है। जब डॉलर उसके साथ लिंक होगा तो दुनिया को लगेगा कि अमेरिका अब सिर्फ काग छापने वाला देश नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन इनोवेशन में लीडर है। दूसरा, ऑर्डिनरी पायोनियर्स मेन स्ट्रीम बनेंगे, क्योंकि पाई यूजर्स पूरे वर्ल्ड में करोड़ों हैं और अगर उनकी करेंसी डॉलर सिस्टम का हिस्सा बनेगी तो वो खुद ग्लोबल एसेट होल्डर बन जाएंगे। तीसरा, अमेरिका अपनी हेजेमनी बढ़ा लेगा। मतलब डॉलर सिर्फ पुरानी ताकत से नहीं, बल्कि पाई जैसी नई ताकत से जुड़कर और भी स्ट्रांग होगा। ये पूरा गेम एक ग्लोबल रीसेट जैसा होगा, जहां एलिट्स का पुराना मॉडल ध्वस्त हो जाएगा और ऑर्डिनरी लोगों की ताकत से एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा। इस रीसेट में डॉलर अपनी सीट बचा लेगा, लेकिन इस बार उसकी कुर्सी के पैरों को ऑर्डिनरी पायोनियर्स पकड़ेंगे। यानी अमेरिका जीतेगा और साथ ही दुनिया के आम लोग भी जीतेंगे। अब जरा फ्यूचर की तस्वीर देखिए। स्टेप 1, अमेरिका पाई नेटवर्क को अपने डॉलर सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। स्टेप 2, डॉलर का नया मॉडल पूरी दुनिया में ट्रस्ट गेन करता है। स्टेप 3, पाई होल्डर्स खुद ग्लोबल एसेट क्लास बन जाते हैं। स्टेप 4, एलिट्स का पुराना मोनोपोली टूट जाता है और नया फाइनेंशियल डेमोक्रेसी सिस्टम खड़ा होता है। यानी डॉलर हेजेमनी सीजन 2 सिर्फ अमेरिका के लिए जीत नहीं होगा, बल्कि ये ऑर्डिनरी पायोनियर्स के लिए भी गोल्डन एज की शुरुआत होगी। अब सवाल उठता है, जब ऑर्डिनरी इंसान खुद बैंक बन जाएगा, खुद एसेट होल्डर बन जाएगा और खुद अपनी करेंसी का इशूअर बन जाएगा, तो उसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित रहेगा या समाज और सोच पर भी पड़ेगा? दोस्तों, इस पार्ट में हम इसी सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। आज तक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी हमेशा कर्ज और ईएमआई के दबाव में रही। लोग सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगा देते थे। हर महीने की पहली तारीख को उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता था, एमी कट गई या नहीं। लेकिन जब पाई रीसेट होगा और ऑर्डिनरी इंसान खुद अपनी बैंक बन जाएगा, तब उसके मन से ये दबाव खत्म हो जाएगा। वो पहली बार साइकोलॉजिकल फ्रीडम महसूस करेगा। ये सिर्फ पैसे की आजादी नहीं होगी, बल्कि सोच की भी आजादी होगी। दोस्तों, याद रखिए, इंसान के लिए पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन नहीं है। पैसा उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी का भी हिस्सा है। आज तक जिन लोगों को बैंक हाई इंटरेस्ट लोन्स देकर हमेशा नीचा दिखाते रहे, वो लोग पाई रीसेट के बाद खुद एसेट होल्डर्स बनेंगे। उनके अंदर पहली बार एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगी। वो कहेंगे, अब मैं बैंक का गुलाम नहीं, बल्कि खुद अपनी बैंक हूं। यानी पाई रीसेट सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदलेगा, बल्कि इंसान की इज्जत और आत्म सम्मान भी लौटाएगा। अब आते हैं सोशल इम्पैक्ट की तरफ। आज की दुनिया में सबसे बड़ी असमानता पैसे की है। कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो पीढ़ियों तक खर्च नहीं कर सकते, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। पाई रीसेट इस गैप को कम करेगा, क्योंकि पाई में हर पायोनियर को बराबरी का मौका है। यहां पर कोई बैंक मैनेजर, कोई क्रेडिट स्कोर और कोई अमीरों का प्रिविलेज नहीं चलता। यहां चलता है कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन। मतलब धीरे धीरे समाज में अमीर गरीब का फासला घटने लगेगा। पाई सिर्फ पैसा नहीं है, पाई एक कम्युनिटी है। जब ऑर्डिनरी लोग खुद एसेट होल्डर्स बनेंगे, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी सोचेंगे। लोग मिलकर नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए बिजनेस खड़े करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे।
मतलब सोसाइटी का फोकस कंपटीशन से निकलकर कोलैबोरेशन की तरफ जाएगा, और यही असली सोशल रेवोल्यूशन है। अब जरा सोचो, जब आज का ऑर्डिनरी पायोनियर खुद एसेट होल्डर बनेगा तो उसके बच्चों की सोच कैसी होगी? आज तक बच्चों को सिखाया जाता था, बेटा नौकरी कर लो, बैंक से लोन लेकर घर ले लो, एमई भरो और जिंदगी गुजार दो। लेकिन पाई रीसेट के बाद बच्चों को सिखाया जाएगा, बेटा तू खुद अपनी बैंक है, तू खुद अपनी करेंसी का ईश्वर है, तू खुद एसेट होल्डर है। मतलब अगली पीढ़ी गुलामी नहीं सीखेगी, बल्कि ओनरशिप और फ्रीडम सीखेगी। यानी पाई रीसेट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। यह बदलाव सिर्फ एक देश में नहीं होगा, बल्कि पूरे ग्लोब पर होगा। आज तक डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंड रही, लेकिन पाई रीसेट के बाद जब ऑर्डिनरी लोग खुद एसेट होल्डर्स बनेंगे तो ग्लोबल लेवल पर भी पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब सिर्फ अमीर देशों के पास ताकत नहीं होगी, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऑर्डिनरी पायोनियर्स भी ग्लोबल एसेट क्लास का हिस्सा होंगे। ये एक ग्लोबल माइंडसेट शिफ्ट होगा, जहां हर इंसान खुद को ग्लोबल इकोनॉमी का स्टेक होल्डर मानेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क्स और चैलेंजेस की जो पाई रीसेट के रास्ते में आ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिस्क है लेगेसी बैंक्स का रेजिस्टेंस। सोचो, वो बैंक जो दशकों से ऑर्डिनरी लोगों को हाई इंटरेस्ट लोन्स पर लूटते आ रहे हैं, क्या वो आसानी से अपनी पावर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ये बैंक हर लेवल पर पाई रीसेट को रोकने की कोशिश करेंगे। वो लॉबी बनाएंगे, गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे, मीडिया में फेक नैरेटिव फैलाएंगे और पाई को बैड इमेज में दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी पहला बड़ा चैलेंज होगा ओल्ड सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ना। अब आते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ। हर गवर्नमेंट अपनी करेंसी और अपने बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। पाई रीसेट उनके लिए एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर पावर सीधे लोगों के हाथ में आ रही है। कुछ गवर्नमेंट्स पाई को सपोर्ट करेंगी क्योंकि उन्हें इसमें ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स पाई को बैन करने, रिस्ट्रिक्ट करने या स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगी। इसलिए पाई रीसेट का दूसरा बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। दोस्तों, पाई नेटवर्क जितना बड़ा विजन है, उतनी ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां भी हैं। बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में सिक्योर करना, डेटा को मैनेज करना, स्केलेबिलिटी मेंटेन करना, ये सब आसान नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी किसी भी लेवल पर फेल हुई तो पूरे रीसेट पर सवाल उठ सकता है। इसलिए पाई को लगातार इनोवेशन और सिक्योरिटी अपग्रेड्स पर काम करना होगा। अब एक छुपा हुआ रिस्क, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। याद रखो, इंसान चेंज से डरता है। आज तक लोग बैंकिंग सिस्टम को ही फाइनल ट्रूथ मानते आए हैं। जब उन्हें कहा जाएगा कि अब तुम खुद अपनी बैंक हो, खुद एसेट होल्डर हो, खुद करेंसी इश्यूअर हो, तो हर कोई तुरंत इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई लोग डाउट करेंगे, कई लोग डरेंगे और कई लोग कहेंगे कि यह पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पाई रीसेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा लोगों की सोच बदलना। अब आते हैं एलीट्स की स्ट्रैटेजी पर। ये एलीट्स कभी सीधा हार नहीं मानते। हो सकता है वो पाई रीसेट को रोक ना पाए, लेकिन उसे मैनिपुलेट जरूर करने की कोशिश करेंगे। वो पाई को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, फेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे या मार्केट मैनिपुलेशन से ऑर्डिनरी लोगों को फिर से एक्सप्लॉइट करेंगे। यानी पाई रीसेट का एक बड़ा रिस्क है सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश। जब इतना बड़ा रीसेट होगा तो ओल्ड फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। कई जगह शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन, मार्केट क्रैश या लिक्विडिटी इश्यूज। ये ट्रांजिशन पीरियड सबसे रिस्की होगा, क्योंकि इसी दौरान एलीट्स और अपोनेंट्स पाई रीसेट को फेल शो करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हर मूवमेंट के अंदर इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं। पाई कम्युनिटी बहुत बड़ी है और हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ जुड़े हैं। अगर कम्युनिटी डिवाइड हो गई या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए तो रीसेट की स्पीड स्लो हो सकती है। इसलिए यूनिटी और क्लियर कम्युनिकेशन पाई रीसेट की सफलता के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि पाई रीसेट कितना बड़ा रेवोल्यूशन तो है ही, लेकिन इसके साथ कई स्ट्रेटेजिक रिस्क्स और चैलेंजेस भी हैं। लेगेसी बैंक्स का रेजिस्टेंस, गवर्नमेंट्स की रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस, लोगों की सोच,
एलिट्स की मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब रास्ते में आएंगे। लेकिन याद रखो, हर बड़ा बदलाव मुश्किलों के साथ आता है। जो कम्युनिटी इन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ती है, वही दुनिया बदलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा ट्रांजिशन होगा कैसे, यानी स्टेप बाय स्टेप पाई रीसेट का रोड मैप कैसा दिखेगा और ऑर्डिनरी लोग किस तरह न्यू मेनस्ट्रीम बनेंगे। आज के इस पार्ट में हम इसी रोड मैप को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर रेवोल्यूशन की शुरुआत फाउंडेशन से होती है। पाई रीसेट का पहला स्टेप होगा ग्लोबल एडॉप्शन और ट्रस्ट बिल्डिंग। लोगों को समझाना होगा कि पाई सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक रीसेट है। इसके लिए एजुकेशन कैंपेन्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट और रियल लाइफ यूज केसेस लाए जाएंगे। ऑर्डिनरी लोग धीरे धीरे समझेंगे कि पाई सिर्फ माइनिंग ऐप नहीं, बल्कि फ्यूचर फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। जब अडॉप्शन बढ़ जाएगा, तब अगला स्टेप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जहां लोग पाई को सिर्फ होल्ड न करें, बल्कि यूज भी करें। इसमें शामिल होंगे पाई वॉलेट्स, पाई पेमेंट गेटवे, पाई आधारित मार्केटप्लेस, एसएमई और स्टार्टअप्स जो पाई में ट्रेड करें, यानी पाई धीरे धीरे लेन देन और उपयोगिता दोनों के लिए मजबूत बैकबोन बन जाएगा। अब आता है सबसे दिलचस्प चरण, समानांतर अर्थव्यवस्था। इस फेज में लेगेसी फाइनेंशियल सिस्टम और पाई इकोसिस्टम दोनों साथ साथ चलेंगे। कुछ लोग अभी भी बैंकों और पुरानी मुद्राओं पर निर्भर करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पाई आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएंगे। ये वही दौर होगा जब साधारण लोग पहली बार खुद को संपत्ति धारक और बैंक मानना शुरू करेंगे। जैसे जैसे पाई इकोसिस्टम मजबूत होगा, वैसे वैसे लेगेसी फाइनेंस कमजोर होगा। एलीट का प्रिविलेज मॉडल, सस्ते लोन और एसेट एक्यूमुलेशन धीरे धीरे खत्म होगा। साधारण लोग स्टैकिंग रिवार्ड्स और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन से वेल्थ क्रिएट करेंगे। मतलब पाई रीसेट का असली असर यहीं से दिखना शुरू होगा। ओल्ड फाइनेंशियल मेनस्ट्रीम का कोलैप्स और न्यू मेनस्ट्रीम का राइज। अब आता है वो फेज जहां पाई ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। कंट्रीज और गवर्नमेंट्स भी पाई को रिकॉग्नाइज करेंगी। कुछ कंट्रीज पाई को अपनी नेशनल करेंसी के साथ इंटीग्रेट करेंगी। कुछ देश पाई को डॉलर हेजेमनी सीजन 2 के तहत अपनाएंगे। इस दौर में पाई सिर्फ सामुदायिक परियोजना नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक इंजन बन जाएगा। अब सबसे बड़ा बदलाव, साधारण इंसान खुद बैंक बन जाएगा। उसके पास खुद की करेंसी जारी करने की शक्ति होगी, खुद का एसेट बेस होगा और खुद की वित्तीय संप्रभुता होगी। मतलब वो लोन लेने वाला नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों को लोन देने वाला बनेगा। वो सिर्फ यूजर नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल एसेट क्लास का मालिक बनेगा। यानी पाई रीसेट का फाइनल स्टेज, इंडिविजुअल्स एज द न्यू बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। जब पाई रीसेट पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तब आएगा कंसोलिडेशन फेज। इस फेज में अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, नियम और शासन संरचनाएं स्पष्ट होंगी और वैश्विक विकास शुरू होगा। साधारण लोग अब सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि पीढ़ीगत धन उत्पन्न करेंगे। यानी पाई रीसेट का पूरा विजन वास्तविक जीवन में उतर जाएगा। अब बात करते हैं वैश्विक राजनीति की, क्योंकि कोई भी वित्तीय क्रांति केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहती, उसका असर भू राजनीति पर भी पड़ता है। और यहां पर प्रवेश होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और डॉलर आधिपत्य सीजन 2 का। दोस्तों, आज की दुनिया में डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति का प्रतीक है। तेल व्यापार हो, अंतरराष्ट्रीय निपटान हो या वैश्विक हण, हर जगह डॉलर का दबदबा है। लेकिन समस्या यह है कि डॉलर प्रणाली आज कमजोर हो रही है, क्योंकि ट्रिलियन का हण बढ़ चुका है, विश्वास कम हो रहा है और कई देश विकल्प ढूंढ रहे हैं। यहां आता है डॉलर हेजेमनी सीजन 2, यानी डॉलर को रीसेट करके उसे फिर से ग्लोबल सेंटर बनाना। अब सवाल यह है कि यूएस ऐसा कैसे करेगा। यहां पर पाई नेटवर्क एक रणनीतिक उपकरण बन सकता है। पाई के जरिए यूएस 2 काम कर सकता है। पहला, साधारण लोगों को प्रत्यक्ष वित्तीय शक्ति देकर विश्वास का पुनर्निर्माण करना। दूसरा, पाई को डॉलर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके
डॉलर की एज को एक्सटेंड करना, मतलब यूएस पाई को बैकबोन बनाकर डॉलर हेजेमनी सीजन 2 लॉन्च कर सकता है। अगर यूएस पाई अडॉप्ट करता है तो उसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे होंगे। ग्लोबल ट्रस्ट वापस आएगा, क्योंकि डॉलर अब सिर्फ इलीट सिस्टम नहीं होगा बल्कि ऑर्डिनरी पायनियर्स के साथ जुड़ा होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, क्योंकि पाई पहले से ही एक ग्लोबल कम्युनिटी है। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यूएस पाई को यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने ऑर्बिट में ला सकता है। यानी पाई यूएस के लिए सिर्फ इकोनॉमी का टूल नहीं होगा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन भी होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय बैंक्स का नहीं होगा, एलिट्स का नहीं होगा, बल्कि आपका होगा, मेरा होगा और हर उस ऑर्डिनरी पायनियर का होगा जो आज इस मूवमेंट का हिस्सा है। ये है द रीसेट ऑफ पाई नेटवर्क, और ये रीसेट सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदलेगा बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।